पिछले हफ्ते हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ FY25 के Q3 में 6.2% ईयर ऑन ईयर तक पहुंच गई है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि ये ग्रोथ और बढ़ सकती है और मार्च तक ये नंबर 6.7% तक पहुंचने का एस्टिमेट है। ये ग्रोथ दो वजह से आई है। पहला रीजन है रूरल एरियाज में ज्यादा कंजम्पशन और दूसरा रीजन है कि गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा खर्च किया है। रूरल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अच्छा मानसून रहा जो फार्मिंग और विलेजेस के बिजनेसेस के लिए फायदेमंद था। इसके अलावा लोगों ने ज्यादा परचेसेस किए जिससे प्राइवेट कंजम्पशन 6.9% तक बढ़ गया। सरकार ने भी ज्यादा पैसा खर्च किया जिसमें 8.3% का जंप आया जो पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा है। जीडीपी ग्रोथ अब 6.5% तक एस्टिमेट की जा रही है जो पहले 6.4% थी और दूसरी तरफ सप्लाई साइड भी स्ट्रॉन्ग रही। ग्रॉस वैल्यू एडेड 6.2% तक पहुंच गई जो कि पिछले क्वार्टर में 5.8% थी। एग्रीकल्चर सेक्टर भी 5.6% तक ग्रो हुआ जो सितंबर 2023 के बाद हाईएस्ट है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जीडीपी रिकवरी मोड में है लेकिन जनवरी से फरवरी का डेटा मिक्स रह सकता है। IRCTC और IRFC को नवरत्न स्टेटस मिल गया है। ये दोनों 25th और 26th नवरत्न CPSCs बन गई हैं। जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज फाइनेंशियल और मार्केट परफॉर्मेंस में स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको ये स्टेटस मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब ये कंपनीज 1000 करोड़ रुपए या अपनी नेटवर्थ का 15% तक बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती हैं। स्टेटस से दोनों कंपनीज के लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना और ऑपरेशंस एक्सपैंड करना इजी हो जाएगा। ये स्टेटस पब्लिक सेक्टर कंपनीज को और कॉम्पिटिटिव और सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए दिया जाता है जिससे ये आगे और ग्रो कर सके। टाटा कैपिटल ने अपने IPO प्लान्स अप्रूव कर दिए हैं और कंपनी की वैल्यूएशन अब $11 बिलियन तक हो सकती है। ये IPO इंडिया का सबसे बड़ा IPO बन सकता है जो $2 बिलियन तक फंड रेज करेगा। इसमें 23 करोड़ नए शेयर्स इशू किए जाएंगे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ऑफर फॉर सेल का ऑप्शन भी रखा गया है। टाटा कैपिटल को सितंबर 2025 तक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना जरूरी है क्योंकि ये RBI के अपर लेयर NBFC रूल के अंडर आता है। रिलायंस को गवर्नमेंट की तरफ से 24,500 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, BP और नीको को 24,500 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेजा गया है। ये केस ONGC के गैस फील्ड से चुराई गई नेचुरल गैस से रिलेटेड है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 फरवरी को एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की रूलिंग रिवर्स कर दी थी। ट्रिब्यूनल ने पहले कहा था कि रिलायंस और BP को कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को मना कर दिया है। रिलायंस का कहना है कि ये डिमांड लीगली वैलिड नहीं है और कंपनी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन क्या आता है। ओला इलेक्ट्रिक और रिलायंस पर 12.5 लाख रुपीस पर डे की पेनल्टी लग रही है। ओला इलेक्ट्रिक, रिलायंस और राजेश एक्सपोर्ट्स को गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा है क्योंकि इन्होंने ACC बैटरी स्टोरेज PLI स्कीम के अंडर अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की है। ये PLI स्कीम का बजट 18,100 करोड़ रुपए है जिसका एम है इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करना। 2022 में ओला इलेक्ट्रिक ने ACC PLI स्कीम का एग्रीमेंट साइन किया था। इसमें 50 गीगावाट आवर्स बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने का टारगेट रखा गया था और इंडियन बैटरी इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल तक ले जाने का प्लान था लेकिन इन्होंने अभी तक इस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं किया है। इसी वजह से सरकार ने अब ओला इलेक्ट्रिक पर 12.5 लाख रुपीस पर डे का फाइन लगाया है जो 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था। ये फाइन तब तक लगेगा जब तक वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर लेते। इसके अलावा रिलायंस और राजेश एक्सपोर्ट्स पर भी 5 लाख रुपीस पर डे का फाइन लग रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये पेनल्टी सिर्फ कंपनीज को जल्दी से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट करने के लिए है, ना कि सिर्फ फाइन कलेक्ट करने के लिए। कंपनीज चाहे तो अपना केस रिप्रेजेंट कर सकती हैं और रिलैक्सेशन मांग सकती हैं। फिलहाल के लिए ओला इलेक्ट्रिक ने रिस्पॉन्स दिया है कि वो Q1 FY26 तक अपना बैटरी प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। अंबुजा सीमेंट्स को ओरिएंट सीमेंट्स की एक्विजिशन के लिए CCI अप्रूवल मिल गया है। ये डील अक्टूबर 2024 में अनाउंस की गई थी। अंबुजा सीमेंट्स ने $451 मिलियन में ओरिएंट सीमेंट खरीदने का प्लान बनाया था लेकिन अक्टूबर से अभी तक अंबुजा सीमेंट्स के शेयर्स 15% और ओरिएंट सीमेंट के शेयर्स 5% गिर चुके हैं। एनालिस्ट को पहले डाउट था कि क्या ये डील रेगुलेटरी अप्रूवल ले पाएगी कि नहीं क्योंकि इंडस्ट्री में ऑलरेडी ओवर सप्लाई है लेकिन अब अप्रूवल मिलने के बाद सीमेंट इंडस्ट्री में नए एक्विजिशंस और कंपटीशन और बढ़ने की उम्मीद है। इंडियन डिफेंस स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। यूरोपियन डिफेंस स्टॉक्स के रिकॉर्ड ब्रेकिंग सर्ज के बाद 3 मार्च को इंडियन डिफेंस स्टॉक्स ने भी तेज रैली दिखाई। यूरोप में मिलिट्री बजट बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस की वजह से इंडियन डिफेंस स्टॉक्स जैसे कि GRSE, भारत डायनेमिक्स, HAL, कोचिन शिपयार्ड और मैजागॉन डॉक में भी तेज ग्रोथ हुई। GRSE के शेयर्स 9% तक बढ़कर 1330 रुपए पर शेयर पर पहुंच गए। भारत डायनेमिक्स 5% से ज्यादा ऊपर गया और HAL, कोचिन शिपयार्ड और मैजागॉन डॉक के शेयर्स भी 3 से 4% तक बढ़े हैं। ये तेजी यूरोपियन मार्केट्स के इम्पैक्ट की वजह से भी आई है जिसमें फ्रांस के थेल्स और डेसॉल्ट एविएशन के शेयर 16% और 14% रिस्पेक्टिवली बढ़ गए। इसकी वजह से यूरोपियन डिफेंस इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है।
जियो फाइनेंशियल अब जियो पेमेंट्स बैंक का पूरा मालिक बन गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जियो पेमेंट्स बैंक का 17.8% स्टेक खरीद लिया है। इससे जियो पेमेंट्स बैंक अब पूरी तरह से मुकेश अंबानी की कंपनी का हिस्सा बन गई है। 2018 में रिलायंस और एसबीआई ने मिलकर जियो पेमेंट्स बैंक को शुरू किया था, जिसमें रिलायंस का 70% और एसबीआई का 30% स्टेक था। धीरे धीरे रिलायंस ने अपना स्टेक बढ़ाया और एसबीआई का हिस्सा कम होता गया। अब ये डील 104 करोड़ रुपए में फाइनल हुई है, जिसमें एसबीआई ने अपने 79 मिलियन शेयर्स 13.22 रुपीज पर शेयर के रेट पर बेचे हैं। जियो फाइनेंशियल पहले से ही 82.17% स्टेक होल्ड करता था और अब इस ट्रांजैक्शन के बाद जियो पेमेंट्स बैंक एक होली ओन्ड सब्सिडियरी बन जाएगी। ये एक्विजिशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद 45 डेज के अंदर कंप्लीट होने की उम्मीद है। और जैसे ही ये न्यूज आई, जियो फाइनेंशियल के शेयर्स लगभग 3% बढ़कर 206 रुपए पर शेयर पर बंद हुए। तो ये थी पिछले हफ्ते की कुछ मेजर स्टॉक मार्केट अपडेट्स। ऐसे ही और वीकली अपडेट्स के लिए एएसएम इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।